आइडेंटिकल बल्ब, 3 बल्ब हैं जिसमें तेरा B1 सीरीज़ में है, B2 एंड B3 पैरेलल में। यस, इफ स्विच इज़ ओपन, अगर मैं स्विच इसे ओपन रख रहा हूँ, ओके, स्विच इज़ ओपन, व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B1 एंड B2। मतलब पहले तो बता, स्विच अगर मैं इसे ओपन रख रहा हूँ तो कौन सा बल्ब नहीं जलेगा? देख, सर्किट यहाँ से आया, यहाँ से कनेक्टेड, यहाँ डिस्कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ मतलब इसके लिए डिस्कनेक्ट हुआ, पर इसके लिए यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब B2 एंड B1, तो B3 इज़ नॉट ब्लो अगर सर्किट मेरा ओपन हुआ। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि इफ़ स्विच इज़ ओपन, अगर स्विच ओपन करते हैं तो ब्राइटनेस मेरा ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगी, B2 एंड B1। यस, तो पहले तो ये दोनों पैरेलल थी, ये पैरेलल थी दोनों, तो पैरेलल होने से क्या ब्राइटनेस का ज़्यादा था। यस, क्लियर। तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे सीरीज, तो ब्राइटनेस इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। यस, एंड B2 की भी तेरी इंक्रीज़ हो जाएगी, दोनों की ब्राइटनेस मेरी इंक्रीज़ ही रहेगी यहाँ पे। यस, B1 एंड B2 इंक्रीजेस, फर्स्ट वन एक, समझे कि नहीं? B3 का इसमें नाम ही नहीं है, B3 तो कम ही नहीं कर रहा है। ओके, इसमें देख अभी इन द फॉलोइंग फिगर के डिप्रेस टू क्लोज द सर्किट। अब के की क्लोज द सर्किट ऑफ द S1, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नो करंट फ्लो अलॉन्ग AB, नो करंट फ्लो अलॉन्ग AB, इसमें मेरा सही नहीं है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए मोमेंट्री करंट फ्लो इन S2 B2A, जब इसमें मेरा सप्लाई ही नहीं है करंट का तो दिस इज़ रॉन्ग। यस ना, ए मोमेंट्री करंट फ्लो इन S2 फ्रॉम A to B, S2 मेरा करंट फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस नहीं है। द कॉइल्स रिपल ईच अदर्स, इन अ फिगर K is depressed to close the circuit of the solenoid S1, choose the correct statement। नो करंट फ्लो इन AB, यही करेक्ट रहेगा। यस, तो वैसे भी क्वेश्चन बड़ा अजीब लग रहा था, वो वाला क्वेश्चन करेक्ट था। देख, टू एनर्जी रिलीज इन ए न्यूक्लियर रिएक्शंस इज ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ चार्ज, कन्वर्शन ऑफ मास इनटू एनर्जी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास इनटू एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज कैसे होती है, कन्वर्शन ऑफ मास इनटू एनर्जी। इलेक्ट्रिक सर्किट 24 ओम्स रजिस्टर्स है कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। द पावर, तो P इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो हमारे पास पावर P इज इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे I की जगह पे मैं क्या रखूँगा, V/R, तो क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू V²/R। यस, तो V² मतलब कि 144 एन अपॉन 24, 12 से डिवाइड कर ले, 12 2 जा, ये 12 9 जा, मतलब 4.5 आ जाएगा। कितना पावर हो गया, कैसे रे? पावर इज इक्वल टू V²/R, V मेरा कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 ही होगा, एंड R मेरा 24 ओम्स, 12 से डिवाइड किया ना, 12 जा, अच्छा हाँ बराबर, 12 जा, मैं गलत लिख रहा था, 12 2 जा, 2 6 जा, तो 6 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द बीटा डीके द पार्टिकल इमिटेड, बीटा डीके में पार्टिकल कौन सा इमिट होगा, द पार्टिकल इमिटेड, बीटा डीके में प्रोटॉन, तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन तो निकलता ही नहीं है ना, हीलियम न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि मास नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, प्रोटॉन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर मैंने प्रोटॉन इमिट हुआ तो मास नंबर में इफेक्ट पड़ेगा, न्यूट्रॉन इमिट हुआ तो मास नंबर में इफेक्ट पड़ेगा। बीटा डीके मतलब क्या हुआ कि मेरा बीटा डीके में ये एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और बीटा डीके में क्या हो जाएगा, नया एलिमेंट बनेगा और ये हो जाएगा Z+1, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर होगा। हम लोग क्या लिखते हैं फिर, इलेक्ट्रॉन E⁻0 यहाँ पे -1 लिखते हैं, तो इमिट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन।
आया समझ में? समझे कि नहीं? क्लियर है? देख क्वेश्चन नंबर 6 देख, इसमें 6 में क्या है, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस perpendicularly to a magnetic field. Current carrying conductor placed perpendicular to a magnetic field experience a force. करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन दे मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड्स, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हमारे यहाँ पे एक फोर्स जनरेट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल चाहिए। तो फोर्स मेरा अपवर्ड रहेगा, मेरा ये डायरेक्शंस में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 फिंगर इज सेट टू बी मैग्नेटिक फील्ड और करंट इज सेट टू बी ओके, मेरा सेंटर फिंगर इज बिलोंग टू द करंट। और यहाँ पे द करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं प्लेस कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो दैट इज़ करेक्ट, ये तो ट्रू है। मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये तेरा फॉल्स है। पैरेलल नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। Yes, moving charge is parallel to the magnetic field. ओके क्योंकि जैसे हम लोग अगर इसका भी लेते हैं, डीसी मोटर का भी लेते हैं, तो डीसी मोटर में ये नॉर्थ एंड ये साउथ, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चल रही है। और जो मेरा कॉइल होता है, ये कॉइल है, तो मूविंग चार्ज क्या हुआ, इसके परपेंडिकुलर ना, तो मूविंग चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ए इज़ करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट, हाँ, सी इसका ऑप्शन चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ए वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस 12 ओम, ए सेकेंड वायर मेड अप सेम मटेरियल हैज़ द हाफ लेंथ। अगर हाफ लेंथ है और हाफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है तो 12 ओम का उसमें हो जाएगा 6 ओम्स। द एंड द ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया, अच्छा ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका डबल हो गया। अब क्रॉस सेक्शन डबल हो गया तो सेम नंबर ऑफ ओम्स हो जाएगा। यस, तो व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर, 12 ओम्स। समझे कि नहीं? लेंथ कम कर दिया पर क्रॉस सेक्शन में डबल कर दिया ना। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है, ए स्लैब ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंटली हीटेड टिल द स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, टिल द स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, चूज द करेक्ट ग्राफ। तो 0 डिग्री सेल्सियस, अभी देखिए यहाँ पे कैसे ए में तेरा 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, यहाँ पे 30 से 100 जा रहा है, ये 0 से मेरा 100, ये 0, मान ली 0 से स्टार्ट किया, 0 से ये 40 पे कांस्टेंट कैसे आ सकता है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट गलत है ना, डायरेक्टली 0 से 100 जाएगा ना। तो 0 से 100 मेरा देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये पहले देखिए इसको हीट करेंगे, ये करेक्ट है, हीट करेंगे तो कुछ सेकंड तक वो क्या करेगा, मेल्ट होगा, लेटेंट हीट, तो दिस इज़ करेक्ट। एंड फिर उसके बाद टिल 100 डिग्री दिस इज़ करेक्ट। समझे कि नहीं? ये वाला, ये कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं, सॉरी ये वाला, ठीक है, डी वाला। समझा? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। देख इस क्वेश्चन में द फिगर बिलो शोज ए ड्वेल कंट्रोल स्विच सर्किट यूज टू लाइट ए बल्ब, ठीक है, ड्वेल कंट्रोल स्विच है ये। ड्वेल कंट्रोल स्विच में देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट रहते हैं ABC। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे इस समय स्विच ऑफ है, अगर मैं इसे ऑन करना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, कनेक्शंस यहाँ से अगर ऑन कर रहा हूँ इसमें तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये जो एरो है ये आपस ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। इधर से ऑन करूँगा तो ये इससे कनेक्ट होगा, इधर से ऑन करूँगा तो ये इससे कनेक्ट होगा। समझे कि नहीं? कॉपी द डायग्राम ऑफ द स्विच बाय S2, तो तुमको इसे S2 से ऑन करना है और S1 से ऑन करना है। स्टेट द कलर ऑफ द इंसुलेशन ऑफ वायर 1 एंड 2, 1 का कलर क्या रहेगा, सेकंड का कलर क्या रहेगा। 1 मेरा बल्ब से कनेक्टेड है, सेकंड मेरा सप्लाई से कनेक्टेड है, तो लाइव से कनेक्ट हो गया। यस, ये मेरा किससे कनेक्ट हो गया, ये मेरा न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया, तो लाइव का कलर रेड एंड ब्राउन, या तो रेड ओल्ड वाला और ब्राउन न्यू वाला, एंड न्यूट्रल कलर ब्लैक या तो ब्लू। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? स्विच की देख लिया, यहाँ पे देख ले करंट कैसे देखिए, यहाँ पे अगर मेरा S2 से कनेक्ट करना है तो मुझे ये वायर कनेक्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, S1 से कनेक्ट करना तो ये इधर कनेक्शन करना पड़ेगा। ओके, ए ट्रांसफार्मर लोअर EMF 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट, मतलब ये इनपुट या आउटपुट, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज दिस मच, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, तो मेरा वोल्टेज एक ES अपॉन EP, ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन फ्रॉम दिस, तो ये हो जाएगा मेरा ES 220, ये मेरा प्राइमरी वोल्ट हो गया ना। मेरा फॉर्मूला क्या है, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ये फॉर्मूला। सेकेंडरी मेरा वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, प्राइमरी कितना है 220, समझे कि नहीं। अब उसने बोल रखा है कि इसमें प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं, 8800 टर्न्स हैं। सेकेंडरी NS आपको निकालना है, तो एक जीरो इधर कट कर दिया हमने, 11 2 जा 11 8 जा 80 हो गया, 2 से कट करेंगे वापस ये 40 हो गया, एंड 40 इंटू 12 12 4 जा 480 हाँ 480 नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर हुआ, पक्का क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देख, I versus B graph for 3 different materials is shown in a figure below. Which of the lines represent the material that is a most suitable for using as a corresponding wire? Give your answer. देख अभी यहाँ पे कौन सा वायर यहाँ पे चाहिए, I versus V में, मतलब कि टुवर्ड द V की तरफ जो है, मतलब इस वायर में R3 में ज़्यादा हीट है, इसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर भी जनरेट कर रहा है, और ये वायर आपका हीटिंग डिवाइस में यूज़ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या दिया, विच ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंट द मटेरियल ऑफ मोस्ट सुटेबल फॉर यूजिंग ए कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर मुझे हीटिंग नहीं चाहिए, कनेक्टिंग वायर कौन सा रहेगा, R1, यस, जिसमें रेजिस्टेंस आपका कम रहे। हीटिंग डिवाइस के लिए कौन सा वायर यूज़ होगा, R3, यस, गिव यू आंसर। क्लियर हुआ। ए रेडियोग्राफर यूजेज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टू चेक द क्रैक्स इन ए मेटल पाइप, रेडियो आइसोटोप यूज़ करें टू चेक, तो विच ऑफ दिस रेडिएशन इज़ यूज फॉर दिस पर्पस, कौन सा रेडिएशन वो यूज़ करना चाहिए उसको क्रैक चेक करने के लिए। एंड एक्सप्लेन वाई दिस रेडिएशंस आर सुटेबल फॉर डिटेक्टिंग द क्रैक्स इन दिस मेटल प्लेट्स। हाँ, गामा तो यूज़ करेगा तो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, है ना, अल्फ़ा यूज़ करना पड़ेगा उसको, है ना, बिकॉज गामा कांट यूज़ ना, गामा रेज इज बायोलॉजिकल डैमेज रेज है, उसको यूज़ नहीं कर सकता। बीटा की भी स्पीड बहुत ज़्यादा है, अल्फ़ा की स्पीड क्या है कि कम रहती है। तो रेडियोग्राफर यूज़ है रेडियो आइसोटोप टू चेक द क्रैक्स इन ए मेटल प्लेट्स। अगर यही साउंड भी आता तो अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करते थे। विच टाइप्स ऑफ रेडिएशन यूज फॉर दिस पर्पस इज अल्फ़ा रेडिएशंस, and explain why these radiations are suitable for detecting the cracks in a metal, because these radiations having high frequencies में इसमें frequencies की ज़्यादा ही है, yes, and this is not a biological damage के लिए यूज़ नहीं हो सकता ये। नेक्स्ट देख, ये 2.5 किलोग्राम ऑफ एल्युमिनियम, हीट कैपेसिटी 2250 जूल्स पर केल्विन, heated 25 to 75, calculate the amount of heat, तो calculate the amount of heat तेरा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, M तेरा 2.5 यूज़ करेगी, और इस हीट कैपेसिटी, अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व बाय द पैन, तो यहाँ पे ये हीट कैपेसिटी है, मुझे निकालना पड़ेगा स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो वो क्या रहेगा, C इज इक्वल टू 2 मतलब कि 2250 डिवाइड बाई 2.5, ये पॉइंट कैंसिल, ऊपर एक जीरो और आ गया, 25 9 जा, ये हो जाएगा मेरा 900 जूल पर किलोग्राम, यस, या 0.9 भी कर सकते हैं अगर हम लोग यूज़ करेंगे, तो 900 मेरा ये आ गया। अब 2 क्या हो रहा मेरा MC डेल्टा T, तो M 2.5 इंटू 900 एंड चेंज इन टेम्परेचर 75 25 50, समझ गए, यस, तो 25 5 जब 125 हो गया, 125 इंटू 9 कर ले, 900 कर ले, मैंने जीरो हटा दिया यहाँ पे, यस, मेरा ये आंसर रहेगा जूल्स में। फिर क्या पूछा, डिटरमाइन द स्पेसिफिक कैपेसिटी, वो तो मैं पहले निकाल चुका था। ओके, 3-pin plug, why the earth pin is made thicker and longer than 2-pin,
क्योंकि थिकर रहेगा, थिकर इट शुड बी कनेक्ट टाइट एंड लॉन्गर इट शुड बी कनेक्ट फर्स्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस। क्लियर? यस, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले रहती है, तो इसलिए लॉन्गर रहता है कि इट शुड बी कनेक्टेड फर्स्ट। अंडरस्टूड? देख क्वेश्चन नंबर 4 में, द टू liquid A and B of equal masses are heated using the same source of heat for the same time, source of heat same time. The temperature of A rises by 20 degrees Celsius while the B rises by 30 degrees Celsius. Two body A and B equal masses, उसका mass equal है, using the same source of heat सेम टाइम के लिए, टेम्परेचर ए राइजेज बाय 20 डिग्री सेल्सियस, बी 30 डिग्री, मतलब ए का रैपिड ए में 20 डिग्री सेल्सियस, बी तेरा 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, सेम हीट सप्लाई किया। बी में ज़्यादा राइज होता है, मतलब बी की स्पेसिफिक कैपेसिटी कम रहेगी, वो आपका गुड कंडक्टर हो गया। तो रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे लिखनी है। अच्छा, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इक्वल मासेस है। अब मेरा यहाँ पे एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब क्या क्या इक्वल से कैंसिल कर दें, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर, एक में 20 आया, एक में 30 आया, तो इधर ये 20 हो गया, दूसरे वाले का ये 30 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे इनका मास है सेम सोर्स ऑफ हीट, टू इक्वल मासेस, तो मास मैंने कैंसिल कर दिया। तो C1 डिवाइड बाई C2 30/20 3:2, तो रेशियो क्या रहेगा इसका 3:2 हो गया। समझी? Why liquid can be cooled as a coolant in a machine? Reason, because every liquid having high specific heat capacity, it can absorb the high amount of heat. समझे कि नहीं? Okay, that's why it's using as a coolant. पहले वाटर भी यूज़ करते थे। Yes. इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका क्या है, AC जनरेटर, ओके, स्लिप रिंग है। तो इफ़ द कॉइल रोटेट क्लॉकवाइज, अगर कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है डायरेक्शन में, इंक्लूड द करंट फ्लो इन आर्म MN एंड ST, करंट फ्लो इन आर्म MN एंड ST, स्टेट टू वेज बाय विच EMF इंड्यूस इज जनरेटेड कैन बी इंक्रीज। तो एक तो हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा उसका नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इंक्रीज कर सकते हैं, और रोटेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तीन चीज़ें इसमें रहती हैं, ठीक है। अब उसमें पहले वाले में, इफ़ द कॉइल रोटेट क्लॉकवाइज इन द फिगर, इन विच डायरेक्शन द इंड्यूस करंट, अगर मेरा क्लॉकवाइज चल रहा है तो इंड्यूस डायरेक्शन, यहाँ पे अभी डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज है, यस। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो यहाँ पे निडल दे रखा है वो मेरा किस डायरेक्शन में लेफ्ट होगा। क्लॉकवाइज मतलब विच पोल इज क्रिएटेड दिस साइड, साउथ। तो मैग्नेटिक नीडल्स इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ पोल, अट्रैक्ट टुवर्ड द साउथ साइड, तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड विच साइड, दिस साइड, राइट साइड। यहाँ पे राइट साइड आ जाएगा, यस। क्लियर हुआ? ओके। एंड सेकंड में मुझे क्या चीज़ इंक्रीज करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कॉइल्स, या तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, फिर इसके साथ में ये पैरेलल में, बाद में फिर ये सीरीज़ में जाएंगे, ये कॉम्बिनेशन। पहले तो ये दो सीरीज़ में कितना होगा, 10 + 10 20, तो फिर ये जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये मेरा कैसा हो जाएगा, 1/20 + 1/5। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, हाँ, ये 20 हो गया, तो ये हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, 5 4 जा 4 + 5/20 मतलब 1/4 मतलब 4 हो गया ना। R = 4 ओम हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये 4 ओम हो गया, 4 + 1 5 एंड 10 15, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा हो गया 15 ओम, ठीक है। अब उसके बाद कितना वोल्टेज है इसमें, 6 वोल्ट है, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा मेरा 6/15, 3 2 जा एंड 3 5 जा, तो 0.4 एम्पीयर मेरा करंट हो गया, यस। क्या क्या पूछा आप निकालते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने, 15 ओम था। कैलकुलेट द करंट थ्रो 5 ओम्स। अब करंट थ्रो 5 ओम्स, अब देख यहाँ पे करंट थ्रो 5 ओम्स इसमें, तो यहाँ से मेरा 2 पार्ट डिवाइड हो जाएगा,
ऊपर मेरा कितना आया था, ऊपर मेरा आया था 4 ओम, नहीं 4 नहीं आया था, 5 आया था, कितना आया था 10 + 10 1/10 + 1, ऊपर मेरा 5 हो गया ना, 5 प्लस देख 1/10 + 1 ये तो सीरीज था ना 5 10 + 10 20 तो 0.4 क्या हुआ, ऊपर देख 20 है, नीचे तेरा 5 है, तो 5 पार्ट में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। यस तो ऊपर मेरा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तुम्हारा 1/1/5 और नीचे तुम्हारा जाएगा 4/5, तो 0.4 × 4/5 ये हो जाएगा तेरा 1.6 / 5। ओके 0.5 3 × 15 0.32 एम्पियर, 0.32 एम्पियर तेरा करंट 5 ओम में जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम वाला दिया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देख यूरेनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट with the symbol 238U92. The graph of the number of protons 3 versus number of neutron for the same element as shown in the figure below. अब यहाँ पे क्या दे रखा है इस फिगर में, यूरेनियम 230 द ग्राफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो एस में मेरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 140, इसका 142, तो न्यूट्रॉन मेरा 140 और 89, तो एस का इसमें सबको बताना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मास नंबर क्या है और प्रोटॉन्स मुझे मालूम पड़ेगा एटॉमिक नंबर क्या है, तो इसमें कितने पार्टिकल्स अल्फा या बीटा कम हुए हैं। तो देख विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट द एलिमेंट यू, कौन सा एलिमेंट यू बता रहा है, 238 92, तो 238 92, तो 92 मेरे मतलब कि प्रोटॉन 92 कहाँ पे है ये चेक कर ले, 91 मेरा ये तीनों 91 है, तो 93 के बीच में पी, ये कौन सा टी, हाँ टी वाला, तो टी रिप्रेजेंट कर रहा है यूरेनियम, समझी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट द डॉटर न्यूक्लियस, अब डॉटर न्यूक्लियस क्या है, यू अंडरगो द रेडियोएक्टिव 2 अल्फा एंड बाय 1 बीटा, 2 अल्फा अगर इंडिकेट हो रहा है, कम हो रहा है, तो मास नंबर मेरे कितने कम हो जाएंगे, मास नंबर मेरे 4 4 8 कम हो जाएंगे ना, तो 238 मतलब 230 बचा, मास नंबर 230 बचा। यस एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा मेरा, एटॉमिक नंबर 4 कम हो जाएंगे, तो 92 4 88 प्लस 1 बीटा मतलब 1 बढ़ जाएगा, तो 89, तो 89 एटॉमिक नंबर कहाँ है, ये रहा एस। क्लियर हुआ? ओके तो डॉटर एलिमेंट मेरा कौन सा एस है। अच्छा क्वेश्चन दिया, कुछ नया क्वेश्चन यूनिक फ्रेम किया इन लोग ग्राफ के फॉर्म में। इसमें बता, राइट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिंग सिस्टम ऑफ द वायरिंग इन हाउस होल्ड, रिंग सिस्टम में वायर कम यूज़ होता है। यस फर्स्ट थिंग्स ये हमारा चीप पड़ता है कॉस्टिंग में। एंड रिंग सिस्टम जितने भी लाइट अप्लायंस हैं जिसके अंदर कम वोल्टेज वाले अप्लायंस है, जिसमें कम एम्पेयर करंट जाता है, वी कैन यूज़ इट। तो इसमें मेन जो वन एडवांटेज वही है, इट्स अ चीप लेस अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज अप्लाई, हाँ वायर लगता है। व्हाट आर द हाई टेंशन वायर, व्हाट आर द हाई टेंशन वायर, गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वायर। इस वायर में, हाई टेंशन वायर में पावर हाई रहता है एंड तुम्हारा वोल्टेज हाई वोल्टेज रहते हैं, करंट तुम्हारा लो रहता है। यस जिसकी वजह से पावर, इसके अंदर पावर आपका कट ऑफ नहीं होता है। ओके A student set up a rectangular coil of insulated copper wire where between the piece of the horseshoe magnet, when the current is passed through the coil, it start rotating. After every half rotation, the coil should have the stop, but it continuously to rotate in the same direction due to the inertia of motion की वजह से। तो state the rule which help to find out the direction of motion, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूसली रोटेशन, मोशन ऑफ इनर्शिया। यस क्लियर, नेम द वन डिवाइस डीसी मोटर, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए पहले थोड़ा सा ब्रेक ले।